शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 5 दिसंबर के दृश्य श्रव्य पटल वीडियो के माध्यम से भास्करीय ग्रंथ संख्या 375 के प्रयोजन पर विचारण प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में समय के अवयवों को दर्शाने एवं मापने वाले 5 यंत्रों के नामों सहित उनके प्राथमिक परिचय पर विचारण प्रस्तुति भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 376 के क्रमानुसार करने की बात कही थी। उसी क्रम में आज दिनांक 14 दिसंबर 2020 के इस दृश्य श्रव्य पटल के माध्यम से यंत्र समय के अवयवों को दर्शाने वाले एवं मापने वाले 5 यंत्रों पर विचारण प्रस्तुत करेंगे। समयावबोध की इच्छा शक्ति समस्त और सभी प्रकार के जीवधारियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है, चाहे वो मानव हो, दानव हो, पशु हो या कोई अन्य प्राणी हो, सब में होती है। इन समस्त जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की प्रकृति प्रदत्त जैविक घड़ी निरंतर कार्य करती रहती है, परंतु उसकी अनुभूति जीवधारी को नहीं हो पाती। प्राणी मात्र में प्रायः कुछ प्रकार की आंतरिक घड़ियां होती हैं जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह एक प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार मानव प्राणी के पास घड़ियों और अन्य संवेदी संकेतकों के अभाव में भी समय का अनुमान लगाने की कुछ शक्ति निहित होती है। अब और थी भी पूर्व काल में तो पर्याप्त रूप से थी। एक अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट ने इस संभावना पर अनुमान लगाया था कि मानव का समय मस्तिष्क में विद्युत दोलन की अल्फा लय पर निर्भर करता है। इस अल्फा लय को समझने के लिए दीवार पर टंगी हुई चाबी वाली घड़ियों के पेंडुलम से समझ सकते हैं कि पेंडुलम की दोलन गति भी अल्फा लय पर ही निर्धारित होती है। अब इस आंतरिक जैविक घड़ी का अनुभव किस प्रकार के लोगों को हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। तो जो लोग प्रकृतिस्थ होते हैं या प्रकृति के साथ साम्य भाव से तालमेल बैठाते हुए जीवन यापन करते हैं और ध्यान पूर्वक सृष्टि की अरुणाई को देख पाते हैं, उसके सतत परिवर्तन की अनुभूति जिन्हें निरंतर होती रहती है, वे ही मैंने इस प्रकार के जो प्राणी होंगे उन्हीं में ही उस जैविक घड़ी के समय के अवयवों का ज्ञान कर पाते हैं और इन लक्षण गुणों से भिन्न जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों को
उस जैविक घड़ी के न तो चलने का एहसास होता है और ना ही समय का ही बोध हो पाता है। ये जैविक घड़ी आपके हमारे भीतर उपस्थित रहती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वर्तमान काल का मानव प्राणी जैविक घड़ी की सहायता से समयावबोध कर पाने में असमर्थ हो चुका है। परंतु प्राचीन काल में जब वर्तमान काल की तरह समय का ज्ञान मापन कर सकने में समर्थ छोटे यंत्रों का प्रयोग सामान्य जन समुदाय में नहीं हुआ करता था, तब उस काल में जैविक घड़ी के समय का बोध कर सकने में उस काल के मानव प्राणी लोग समर्थ हुआ करते थे। छोटे यंत्रों का कहने का तात्पर्य है मैकेनिकल डिवाइस, वो कलाई घड़ियां जिनमें चाबी भरी जाती थी और लोग उसको पहनते थे या दीवालों पर टांगी जाती थी, है, या अलार्म वॉच के रूप में टेबल घड़ियां देखने को मिलती थी, जिसमें की चाबी भर दी जाती थी, समय सेट कर दिया जाता था और वो निश्चित काल में घंटी उसकी बजने लगती थी। तो वो जो सारी जो मैकेनिकल डिवाइस टाइम डिवाइस थी, वैसी टाइम डिवाइस पुराने से जमाने में उस काल में, जिस काल में कि छोटे यंत्र बनाने का साधन नहीं था, उस काल में तो बनती नहीं थी, इसलिए समय ज्ञान का मापन करने में समर्थ छोटे यंत्रों का प्रयोग सामान्य जन समुदाय में उस प्राचीन काल में नहीं होता था। तब उस काल में जब नहीं प्रयोग नहीं होता था, तो उस काल में जैविक घड़ी के समय का बोध कर सकने में उस काल के मानव प्राणी लोग समर्थ हुआ करते थे। आजकल की तरह छोटे छोटे आकार प्रकार के समय दर्शक यंत्रों का प्रयोग भी सामान्य जनमानस में नहीं हुआ करता था। सामान्य जनोपयोगी छोटे आकार प्रकार वाले समय बोधक यंत्रों का निर्माण करने वाले कल कारखाने भी नहीं हुआ करते थे और छोटे यंत्रों की खरीद फरोख्त कर सकने में समर्थ दुकानें भी नहीं हुआ करती थी। तो उस प्राचीन काल में इस प्रकार का व्यवहार, समय बोध करने का व्यवहार नहीं था। परंतु अपने अपने विभिन्न तरीकों से सामान्य जनमानस जो है किसी तरह का समय का ज्ञान और भान कर लिया करता था। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं तो थी ही समय का ज्ञान करने की, उन व्यवस्थाओं से कर लिया करता था। आजकल की तरह मैकेनिकल डिवाइस के रूप में कलाई घड़ियों के निर्माण में उपयोग करने का भी बहुतायत प्रचलन नहीं था। ये सिनेरियो 15वीं शताब्दी के पूर्व काल का रहा। ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये सारी बातें 15वीं शताब्दी के पूर्व काल में थी, वर्तमान में नहीं है। इस पूर्व काल में खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ वेधशालाओं में वेधादि कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के समयावबोधक यंत्रों का निर्माण करते थे और उसको वेधशालाओं में स्थापित करते थे। सूक्ष्मतम और शुद्धतम काल के ज्ञान के लिए और ग्रह नक्षत्रों का वेधादि करने के लिए वे उन यंत्रों की सहायता से समय का सूक्ष्म एवं शुद्धतम आकलन, परीक्षण और उसका अनुप्रयोग इत्यादि किया करते थे। अब काल यंत्रों के इस विचारण में वर्तमान काल के यंत्रों के उद्भव के संबंध में भी थोड़ी चर्चा प्रसंगवशात कर लेते हैं कि आखिर ये मैकेनिकल डिवाइस और ये क्वार्ट्ज, बाद में क्वार्ट्ज घड़ियों का जो प्रचलन
शुरू हुआ उस वह कब से हुआ और उसका आधार वर्ष क्या था। तो वर्तमान में जो प्रचलित समय बोधक मैकेनिकल डिवाइस के रूप में घड़ियों का बहुतायत प्रचलन वो दिखता है, वह प्रचलन 16वीं शताब्दी के उपरांत देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे तो इसका प्राथमिक आगमन 15वीं शताब्दी में ही हो गया था। इस मैकेनिकल डिवाइस का आगमन जो है सामान्य जन समुदायों में वो 15वीं शताब्दी में ही हो गया था। और इसका निर्माण किया किसने था? तो इसका निर्माण एक जर्मन घड़ीसाज पीटर हेनलियन ने सर्वप्रथम मैकेनिकल डिवाइस के रूप में उसका निर्माण किया था। पीटर हेनलियन जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक था और घड़ियों के बारे में, घड़ियों के निर्माण के बारे में और उसकी जो यांत्रिकी थी घड़ी की, उसके बारे में वो बड़ा अत्यंत प्रबुद्ध यांत्रिक था उसका। इसके बाद के कालखंड में डिजिटल और क्वार्ट्ज घड़ियों का उद्भव एवं इन्वेंशन हुआ, जो बहुत ही बाद के काल में 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में यूरोप में देखने को मिलता है। ईस्वी सन 1959 में पहली बार क्वार्ट्ज घड़ी का निर्माण हुआ। एक वॉच, और कैसे हुआ? एक वॉच मेकिंग इंडस्ट्रीज के दो क्राफ्ट्समैन माने जो घड़ी साज को कहते हैं, इप्सन और साइको द्वारा इन घड़ियों का निर्माण किया गया, जिसका प्रचलन वर्तमान काल में हम देखते हैं दीवार घड़ी के रूप में, कलाई घड़ी के रूप में, टेबल घड़ी के रूप में देखने को मिलता है। ये तो था वर्तमान सिनेरियो घड़ियों का। आजकल तो मोबाइल और कंप्यूटरों में भी घड़ियां होती हैं, वो समय बताती हैं, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होती हैं और बड़ा ही शुद्ध काल दर्शाती हैं। मैकेनिकल डिवाइस में तो चाबी कम हो गई तो उसकी स्प्रिंग लूज होने लगती थी और वो समय आगे पीछे बताने लगती थी, लेकिन क्वार्ट्ज घड़ियों में और कंप्यूटर की घड़ियों में या आपके स्मार्टफोन की घड़ियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अनवरत शुद्ध समय ही बताती हैं, उनमें कोई, जब तक कि हम उनको उनका कमांड जो होता है घड़ियों को चलाने के लिए, जो कंप्यूटराइज कमांड जो अंदर से दिया जाता है, उसमें कोई हम फेरबदल न कर दें, तब तक वो करेक्ट टाइम देती है। अब पुनः विचारण करने के लिए हम 16वीं शताब्दी के पूर्व कालखंड में लौट आते हैं। इस शताब्दी के पूर्व काल में कुछ विदेशी खगोल शास्त्रियों द्वारा और भारतवर्ष में खासकर आचार्य ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि अनेक खगोल शास्त्रियों ने वेधालय में उपयोगार्थ काल मापक यंत्रों का निर्माण किया, उनका स्थापन किया। उनके प्रयोग इत्यादि की विवेचना भी अपने अपने सिद्धांत ग्रंथों में उन्होंने दी। भास्कराचार्य का खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है खगोल शास्त्र का। वह उनके उत्तरवर्ती समस्त सिद्धांत ग्रंथों में मानक के रूप में बहुप्रचलित था और वर्तमान काल में भी वो प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस ग्रंथ के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 के पद्य संख्या 2 में यंत्रों के नाम, उनके उपयोग क्रमानुसार कहे गए हैं। जो कुछ भी श्लोक पद्यबद्ध नामावली है यंत्रों की, उसमें उस नामावली में एक यंत्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो नाम आता है वो उनके उपयोग क्रमानुसार उस पद्य में स्थापित है। इस प्रकार वेधालोपयोगी 10 यंत्रों का
माने वेदालय के उपयोग में आने वाले 10 यंत्रों का विशद वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 11वें यंत्र के रूप में एक अति विशिष्ट यंत्र की भी विवेचना भास्कराचार्य ने की है, और इसी सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय के अंत में वो देखने को मिलती है, जिसका नाम है स्वयंवर यंत्र। स्वयंवर का अर्थ है स्वचालित, अपने आप चलने वाला। इसके अतिरिक्त 12वें यंत्र के रूप में एक बड़ा यंत्र, बहुत छोटा तो नहीं है, वो 1 हाथ लंबाई का यंत्र है। 1 हाथ लंबाई करने का मतलब 24 अंगुल 18 इंच मान का वो यंत्र है, जिसका नाम है नलिका यंत्र। तो 12वें यंत्र के रूप में नलिका यंत्र के नाम से एक और यंत्र की विवेचना भास्कराचार्य ने की है, और वो अपने एक अन्य लघु खगोलीय ग्रंथ बीजोपनयनम में की है। सिद्धांत शिरोमणि के अलावा भी यंत्रों का विवेचन 2 अन्य ग्रंथों में मिलता है, जिसमें से एक ग्रंथ है बीजोपनयनम, एक और यंत्र ग्रंथ है जिसका नाम है सर्वतोभद्राख्य यंत्र, लेकिन वो आजकल उपलब्ध देखने में उपलब्ध नहीं है। उसके कुछ श्लोक उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो वगैरह में करेंगे। तो इस बीजोपनयन में नलिका यंत्र के बारे में विवेचन प्राप्त होता है। इन सभी यंत्रों के अतिरिक्त 13वें यंत्र के रूप में एक और यंत्र का विशद विवेचन भास्कराचार्य ने किया है, जिसका नाम है सर्वतोभद्राख्य यंत्र, जिसके संबंध में एक अन्य यांत्रिक ग्रंथ की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। परंतु वर्तमान काल में यह लघु यंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है किसी भी पुस्तकालय में, कहीं भी। भारतवर्ष के तमाम पुस्तकालयों में मैं गया हूँ, इतना तक कि भारत की सुप्रसिद्ध वेदशाला, जयपुर वेदशाला के पोथी खाने में, मैंने पोथी खाना मैंने उस वहाँ की लाइब्रेरी को कहते हैं वहाँ के लोग, उसमें भी मैंने बहुत खोजवाया और देखा, वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके कुछ श्लोक हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और यंत्र की प्रयोग विधि का विवेचन भी आचार्य भास्कर ने किया है, और वो भी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के मध्यमाधिकार भगणाध्याय ग्रंथ संख्या 900 पद संख्या 1 से 6 तक के वासना भाष्य में किया है, जो कि 14वें यंत्र के रूप में दिगंश यंत्र का ही एक स्वरूप है। लेकिन वो जैसी प्रयोग विधि उस वासना भाष्य में उस यंत्र के माध्यम से भास्कराचार्य ने की है, तदनुरूप यंत्र वाराणसी के मानमंदिर वेदशाला में है। मसोनरी यंत्र है, विशालकाय है, और उस यंत्र भास्कराचार्य ने उस यंत्र के माध्यम से 52 वर्ष की लंबाई के मान का पुष्टिकरण किया है। 365 दिन, 15.5 घटी और 22.5 विपल, ये जो मान है 1 वर्ष का, ये कैसे उस यंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विधि उन्होंने उसमें बताई है। इस प्रकार से 11वीं शताब्दी में 14 यंत्रों का विशद विवरण स्फुट रूप में आचार्य भास्कर ने किया था। इन सभी यंत्रों के विषय में क्रमशः विचारण दृश्य श्रव्य पटल के माध्यम से मैं करूंगा क्रमशः आगे के, परंतु इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम यंत्र नामावली पर विचारण कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा हुआ है, इस वीडियो में यंत्रों के नामों पर चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि आचार्य भास्कर कह रहे हैं, गोलो नाड़ी वलयम यष्टि शंकुर घटी चक्रम चापम तुर्यम फलकम धीरेकम पारमार्थिकम यंत्रम। ये उनका यंत्राध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें यंत्रों के नाम इन्होंने गिनाए हैं। तो गोल यंत्रम, नाड़ी वलय यंत्रम, यष्टि यंत्रम, शंकु यंत्रम, घटी यंत्रम,
चक्रयंत्रम, चापयंत्रम, तुर्ययंत्रम, फलकयंत्रम, एकम अन्यत पारमार्थिकम यंत्रम धीनामकम। एकम पारमार्थिकम यंत्रम धीनामकम स्यात्। एक पारमार्थिक यंत्र कहने का तात्पर्य ये जितने भी 9 यंत्र पीछे बताए गए, नाम गिनाए गए, उन सारे यंत्रों का संयुक्त स्वरूप जिस यंत्र का हो और वो बुद्धीन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य हो। प्रत्येक इंद्रियों का ग्राह्य विषय अलग अलग है। नेत्र का जो ग्राह्य विषय है वो अलग है, श्रोत्र का अलग है, नासिका का अलग है, मुख का अलग है। वैसे बुद्धीन्द्रिय जिसको ग्रहण कर सके, बुद्धीन्द्रिय के द्वारा जिसको पढ़ा जा सके, बुद्धीन्द्रिय के लिए जो ग्राह्य हो, ऐसा यंत्र वो धी यंत्र है। इन यंत्रों में गोल यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र, फलक यंत्र और धी यंत्र, ये 5 बड़े यंत्र हैं। और इनमें से एक चक्र यंत्र जो है वो तो एंगल रेकनिंग डिवाइस है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। चूंकि इन यंत्रों की तकनीकी रूप से संरचना अन्य यंत्रों की अपेक्षा कुछ जटिल, बहुत ही क्लिष्ट है। अनल्प नैपुण गणक जो है वो इन यंत्रों का निर्माण नहीं कर सकता। खास करके जो गोल यंत्र है, तो गोल यंत्र वही बना सकता है जो अनल्प नैपुणो गणक हो। जैसा कि भास्कराचार्य ने गोलबंधाधिकार में एक श्लोक कहा है, उस श्लोक का जो अंतिम चरण वो बता रहे हैं, वो अंतिम चरण मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। अनल्प नैपुणो गणक रचयेत गोलम गोले चानल्प नैपुणो गणक। रचयेत गोलम गोले शिल्पे चानल्प नैपुणो गणक। गोले शिल्पे अनल्प नैपुणो गणक गोलम रचयत, माने जो गोल शिल्प में अन्यून हो, अनल्प माने न अल्पम माने अल्प न हो, उसका ज्ञान अल्प न हो, ऐसा गणक माने पुष्ट ज्ञान हो, जिसका गोल शिल्प में परिपूर्ण ज्ञान हो, वही गोल की रचना कर सकता है। माने वो गोल यंत्र वही बना सकता है, बाकी लोगों के द्वारा संभव नहीं है कि वो बना ले। तो इसलिए, और इसी प्रकार से यष्टि यंत्र भी, वो भी बड़ा जटिल है। चक्र यंत्र भी जटिल है। वो भपत्रांकन करने में ही लोगों की क्षमता समझ में आ जाएगी। उसमें उस पूरे यंत्र में जितने भपत्र हैं, उन भपत्रों पर अलग डिवीजन की व्यवस्था होती है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा क्लिष्ट है। फलक यंत्र तो और जटिल है और वो बड़ा विशद है और बहुत बड़ा आकार का बनाना पड़ता है। इसलिए इन यंत्रों पर चर्चा हम जो बड़े यंत्र हैं उन पर चर्चा, क्योंकि इन यंत्रों की तकनीकी रूप से संरचना अन्य यंत्रों की अपेक्षा कुछ क्लिष्ट एवं जटिल है, इसलिए इन यंत्रों पर क्रमानुसार विचारण बाद के वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम नाड़ी वलय यंत्र, शंकु यंत्र, घटी यंत्र, चाप यंत्र और तुर्य यंत्र, इन 5 यंत्रों पर क्रमानुसार विचारण हम करेंगे। इन 5 यंत्रों में से 2 यंत्र जो है, चाप और तुर्य यंत्र, यह भी एंगल रेकनिंग डिवाइस है। तुर्य यंत्र मतलब सेक्सटेंट, चतुर्थांश यंत्र जिसको कहते हैं। चाप यंत्र माने चक्रार्धम, चक्र का आधा स्वरूप का जो हो, चांदा, जैसा कि ज्योमेट्रिक बॉक्स में चांदा होता है, उस आकार का जो यंत्र हो।
और शेष 3 यंत्र बचते हैं और नाड़ी, शंकु और घटी यंत्र। ये टाइम रेकनिंग डिवाइस है इसमें। तो पहले क्रम में नाड़ी वलय यंत्र आता है। नाड़ी वलय का पर्यायवाची शब्द है विषुववृत्त या विषुवद मंडल। नाड़ी माने घटी कहते हैं। घटी वलय माने ऐसा वृत्त, वलय माने वृत्त, ऐसी वृत्ताकार आकृति जिसके परिधियों पर घटिकाएं अंकित हों और शंकु छाया से उन घटिकाओं का मापन किया जा सके। तो ऐसा नाड़ी वलय, घटिका वलय। तो इसका पर्यायवाची शब्द बनता है विषुववृत्त और विषुवद मंडल, जिसे कालवृत्त भी कहते हैं। यह यंत्र चक्र के आकार का गोल होता है, चक्राकार गोल होता है। इसके परिधि प्रांत पर 60 घटियों को दर्शाने वाले विभाजन एवं अन्य काल प्रमापकीय विभाजन अंकित रहते हैं। और चक्र के केंद्रगत क्षेत्र में एक अभिष्ट लंबाई कहने का तात्पर्य यह है कि चक्र यंत्र का जितना व्यास है उस व्यास के अनुपात में तो अभिष्ट लंबाई के प्रमाण का एक धुरा पिरोया हुआ होता है। ये तो यंत्र का प्राथमिक स्वरूप है। और इस पर विवेचन आगे के यंत्र, इसी यंत्र का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम निर्माण इत्यादि के बारे में बात करेंगे, कैसे बनेगा ये नाड़ी वाला यंत्र, कैसे बनेगा चक्र यंत्र, कैसे बनेगा, इन यंत्रों के निर्माण, इनकी स्थापन की व्यवस्था विधि और इनका अनुप्रयोग, ये सारा अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि धैर्य पूर्वक मेरे सारे वीडियो को सुनें और देखें। इन सारे यंत्रों की एनालिटिकल चर्चा जो है, वैश्लेषिक चर्चा मैं अपने वीडियो में करता जाऊंगा। चूंकि इस यंत्र के चक्र का तलभाग, अब इसको नाड़ी वलय क्यों कहते हैं और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया, तो इसके पीछे का कारण क्या है नाड़ी वलय कहने का, उसके बारे में हम विचारण करते हैं। क्योंकि इस यंत्र के चक्र का तलभाग जो है खगोलीय विषुववृत्त के धरातल में ठीक उसी प्रकार से स्थिर रूप में 2 आधारों पर स्थापित करते हैं जिस प्रकार से खगोल में माने आकाश में नाड़ी वृत्त की स्थिति है। खगोल में नाड़ी वृत्त, आकाश में जो नाड़ी वृत्त की परिकल्पना है, विषुववृत्त की जो परिकल्पना है खगोल में, वह नाड़ी वृत्त पूर्वापर वृत्त से दक्षिण की ओर क्षितिज के ऊपरी आकाश भाग में अक्षांश तुल्य अंतर पर तथा उत्तर की ओर क्षितिज के निचले आकाश भाग में अक्षांश तुल्य अंतर पर स्थित होता है और पूर्वापर वृत्त के पूर्व पश्चिम स्वस्तिक बिंदुओं पर संपात करता हुआ होता है। ऐसा होता है नाड़ी वृत्त। तो ठीक इसी नाड़ी वृत्त के धरातल में ही तादृश तदनुरूप ही इस यंत्र का स्थापन करते हैं, जिसके केंद्रगत जो धुरा है उस धुरे का एक शीर्ष उत्तर ध्रुव नक्षत्र की ओर अभिमुख होता है और दूसरा दक्षिण ध्रुव नक्षत्र की ओर अभिमुख होता है। इस प्रकार से उसको स्थापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाड़ी वलय यंत्र को भी समतल भूमि पर स्थापित करते हैं। यंत्र को चूंकि खगोलीय नाड़ी वृत्त की अवस्थिति के सदृश ही इस यंत्र को निर्मित करते हैं और समतल भूमि पर स्थापित करते हैं, इस कारण से इस यंत्र को नाड़ी वलय यंत्र कहा गया है। ये तो हुआ नाड़ी वलय यंत्र का प्राथमिक नाम और तदनुरूप उसका स्वरूप क्या बनता है, इस पर हमने चर्चा की। इस यंत्र से कार्य क्या लिया जाता है, तो इस यंत्र से दिनगत माने दिन का जो व्यतीत भाग है उसका और दिन शेष काल, अब कितना काल शेष बचा, उस दोनों कालों के गतगम्य कालों के अशुपल घटी आदि अवयवों का ज्ञान सूक्ष्म शुद्ध और स्पष्ट रूप से
इस यंत्र से प्राप्त करते हैं। तो आज इस प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से वेद यंत्रों के नाम और नाड़ी वलय यंत्र के प्राथमिक स्वरूप पर विचारण मैंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद के क्रम में शंकु, घटी, चाप, तुर्य यंत्र आते हैं। तो अगले वीडियो में हम शंकु यंत्र पर चर्चा करेंगे और उसके बाद के वीडियो में क्रमशः चाप, तुर्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सारे यंत्रों पर क्रमानुसार प्राथमिक विचारण हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।